नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल, जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में अब सड़कों पर नहीं दिखेंगे आवारा गोवंश, सरकार ने बनाई यह योजना। हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री JP दलाल ने कहा है कि राज्य में बेसहारा गोवंश को सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा और हमारा लक्ष्य है कि जितने भी गाय बेसहारा हैं उनके लिए गौशाला बनाई जाए। कृषि मंत्री हरियाणा विधानसभा में चल रहे सत्र के दौरान बेसहारा पशुओं के संबंध में लाइव प्रस्ताव के बारे में अपना वक्तव्य दे रहे थे। पंचकुला में स्थापित गौशाला में गोबर से खाद बनाने का काम किया गया है और इसी प्रकार इस गौशाला में नेचुरल पेंट बनाने का काम भी किया गया है। हरियाणा के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राज्य के लोगों से आह्वान करते हुए कहा है कि बेसहारा पशुओं के रखरखाव के लिए सरकार तो व्यवस्था कर ही रही है, लेकिन चारा इत्यादि देने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। इससे लोगों को पुण्य भी मिलेगा। नौकरी में धांधली, HPSC के बर्खास्त उप सचिव अनिल नागर को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। HCS और डेंटल सर्जन की नौकरियां लगवाने के लिए पैसे लेने के आरोपित पूर्व HCS अधिकारी अनिल नागर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। हाईकोर्ट ने वीरवार को नागर के वकील के पेश न होने के चलते उसकी नौकरी से बर्खास्त करने के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 22 मार्च तक स्थगित कर दी। नागर ने अपनी याचिका में हरियाणा सरकार के 7 दिसंबर के उस आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसके तहत उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। अनिल नागर हरियाणा लोक सेवा आयोग में उप सचिव के पद पर कार्यरत था। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार करने के बाद सरकार ने नागर को निलंबित कर बर्खास्त कर दिया था। अब मोबाइल में नजर आएंगे गांव की सांस्कृतिक धरोहर के झरोखे। सांस्कृतिक धरोहर, मेरा गांव मेरी धरोहर सांस्कृतिक शब्द से सीधा मतलब है कि कोई ऐसी चीज जिसमें कुछ विशेष हो या फिर पुरानी हो। सरकार ऐसी सभी चीजों को इकट्ठा कर इन चीजों के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती है। इससे गाँव के नागरिकों के सहयोग से गाँव, ब्लॉक व जिले को विशेष बनाती है। इससे संबंधित फोटो, वीडियो और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी भी अपलोड किए जाएंगे। उसको मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज किया जाना है। कुरुक्षेत्र जिले में योजना का परीक्षण भी हो चुका है। पायलट प्रोजेक्ट के दौरान जिले के कुछ पंचायतों में CSC कर्मियों द्वारा सर्वे का कार्य किया जा चुका है। इसके लिए भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय और CSC के मध्य पिछले दिनों अनुबंध किया गया था। बुजुर्गों की पेंशन काटने के सवाल पर CM मनोहर लाल ने दिया जवाब। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से पेंशन काटने के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि PPP यानी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से किसी भी बुजुर्ग की पेंशन नहीं काटी गई है, परंतु इसके माध्यम से लगभग 22,000 लोगों की पहचान की गई है जो किन्हीं कारणों से पेंशन नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनके डाटा का सत्यापन कार्य किया जा रहा है। हकदार को पेंशन अवश्य मिलेगी और किसी का हक नहीं काटा जाएगा। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था सम्मान पेंशन के लिए वार्षिक आय सीमा कांग्रेस सरकार ने 1,25,000 से बढ़ाकर 2 लाख की थी। वहीं परिवार पहचान पत्र में इसे 1,80,000 रुपए रखा गया है। हरियाणा के CM बोले 10 साल पुराने ट्रैक्टर को NCR में बैन नहीं होने देंगे, केंद्र से करेंगे बातचीत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को रोक लगाने के लिए जारी नीति में ट्रैक्टर को शामिल नहीं किया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार से बातचीत की जाएगी और कोई न कोई बीच का रास्ता जरूर निकाल लिया जाएगा। पिछली बार भी हमने NGT से ट्रैक्टर को बाहर करवाया था। मुख्यमंत्री विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर आरंभ हुई चर्चा के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ने के लिए नया पोर्टल शुरू। हरियाणा के श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने बताया कि सरकार ने राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 200 रोजगार मेले आयोजित करने का लक्ष्य रखा है। धानक हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान एक विधायक द्वारा इस संबंध में पूछे गए एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि राज्य में हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ने के लिए एक नया रोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। निजी क्षेत्र में जन शक्तियों की मांग की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हरियाणा के युवाओं का विवरण रोजगार पोर्टल पर संकलित किया गया है। यह विवरण विभिन्न सरकारी विभागों और ITI, पॉलिटेक्निक, उच्च शिक्षण संस्थानों से एकत्रित किया गया है। राज्य के प्रत्येक जिले में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा प्रति तिमाही कम से कम एक रोजगार मेला या प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करवाना अनिवार्य किया गया है। HBSC डेट शीट अपडेट। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जारी की 10वीं और 12वीं की डेट शीट। 30 मार्च से शुरू होंगी परीक्षाएं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाओं को लेकर डेट शीट जारी कर दी है। सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं यानी +2 की परीक्षाएं 30 मार्च 2022 व सेकेंडरी यानी 10वीं की परीक्षा 31 मार्च 2022 से प्रारंभ होंगी। परीक्षाओं का तिथि पत्र बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर अपलोड कर दिया गया है। बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए दोपहर 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का एक ही सत्र समय निर्धारित किया गया है।
किसानों के लिए खुशखबरी। भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर जिलों में ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान की विशेष गिरदावरी होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि हाल ही में प्रदेश के कुछ जिलों में ओलावृष्टि के कारण रबी 2021-22 की फसलों के नुकसान के लिए विशेष गिरदावरी का कार्य 1 मार्च से आरंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक बलराज कुंडू द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के दौरान सदन में दी। मुख्यमंत्री ने सदन को इस बात से अवगत करवाया कि प्रदेश में रबी फसलों की जनरल गिरदावरी का कार्य 28 फरवरी तक किया जाता है। अभी हाल ही में 25 और 26 फरवरी को ओलावृष्टि हुई है, इसलिए यह विशेष गिरदावरी मार्च में की जाएगी। उन्होंने कहा है कि जैसे ही विशेष गिरदावरी पूरी हो जाएगी, मुआवजा सीधा किसानों के खाते में डाल दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि धान, कपास, बाजरा जैसी खरीफ फसल 2020-21 के मुआवजे की राशि वितरित की जा रही है। बजट सत्र अपडेट। विधानसभा में बोले शिक्षा मंत्री कंवरपाल, 6 से 14 साल की आयु वर्ग का कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने बजट सत्र के दूसरे दिन सदन को बताया कि अनुच्छेद 21A के अनुसार भारत सरकार द्वारा बनाए गए निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सरकार 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के अधिकार पर अमल कर रही है ताकि 6 से 14 साल आयु वर्ग का छात्र शिक्षा से वंचित न रहे। भौगोलिक स्थिति के आधार पर प्राइमरी स्तर के 8,656 तथा माध्यमिक स्तर के 2,421 सरकारी स्वतंत्र विद्यालय चलाए जा रहे हैं। बेअदबी मामले में राम रहीम से पूछताछ करने फिर सुनारिया जेल पहुंची पंजाब पुलिस की एसआईटी। 2 घंटे में पूछे गए कई सवाल। पंजाब के फरीदकोट में बेअदबी मामले में जांच के लिए पंजाब पुलिस की एसआईटी बुधवार को सुनारिया जेल में पहुंची। एसआईटी ने हत्या और दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे राम रहीम से 2 घंटे तक पूछताछ की। इस बार एसआईटी के दौरे को गुप्त रखा गया। इससे पहले भी एसआईटी 2 बार राम रहीम से पूछताछ कर चुकी है। मामले के अनुसार आईजी के नेतृत्व में एसआईटी सुबह जेल में पहुंची। इस दौरान रोहतक पुलिस के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। एसआईटी ने करीब 2 घंटे तक जेल में रहकर राम रहीम से बेअदबी मामले में कई सवाल किए। इस दौरान पूछताछ करने के बाद टीम रवाना हो गई। हरियाणा में 3.5 लाख से अधिक सालाना कमाई वालों को नहीं मिलेगी बुढ़ापा पेंशन। विधानसभा में मंत्री का जवाब। हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन को लेकर चल रही उठापटक के बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि उन बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन नहीं मिलेगी जिनकी सालाना आय 3,50,000 या इससे अधिक है। उन्हीं बुजुर्गों की पेंशन सरकार ने रोकी है जो इस दायरे से अधिक कमाई कर रहे हैं। बता दें कि हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गुरुवार को कालका विधायक प्रदीप चौधरी ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया कि सरकार ने पेंशन को परिवार पहचान पत्र के साथ लिंक किया है, जिसके बाद यह विवाद चल रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि अभी केवल उन्हीं लाभार्थियों को पेंशन रोकी गई है जिनकी वार्षिक आय 3.5 लाख से अधिक है। कमाई का यह आंकड़ा बुजुर्गों ने परिवार पहचान पत्र पर रजिस्ट्रेशन करते समय खुद सरकार को उपलब्ध करवाया है। हालांकि चौधरी ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार ने 2 लाख से अधिक आय वाले बुजुर्गों की पेंशन भी बंद कर दी है। सरकार के जवाब से साफ हो गया है कि 3.5 लाख से अधिक आय वाले बुजुर्गों की पेंशन रुकी हुई है। समाज कल्याण मंत्री ने कहा है कि अब PPP यानी परिवार पहचान पत्र में संशोधन का भी सरकार ने विकल्प दिया है। अगर किसी बुजुर्ग को यह लगता है कि रिकॉर्ड में उसकी आय अधिक दिखाई गई है तो वे अपने दस्तावेजों के साथ इसमें बदलाव भी कर सकते हैं। संशोधित डाटा अपलोड होने के बाद सरकार उसकी वेरिफिकेशन करेगी। हरियाणा में अब सिर्फ 1532 एक्टिव कोरोना केस, 3 जिलों में कोई मरीज नहीं। 24 घंटे में 273 नए संक्रमित आए सामने तो वहीं 4 की मौत। हरियाणा में कोरोना केस कम होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 273 नए केस सामने आए हैं। कैथल, जींद, सोनीपत में कोई केस नहीं मिला। वहीं कोरोना से 4 व्यक्तियों की मौत भी हुई है। मरने वालों में गुरुग्राम, पानीपत, झज्जर और कैथल के कोरोना संक्रमित हैं। प्रदेश में 14,658 सैंपल लिए गए। प्रदेश में अब कुल एक्टिव केस 1532 रह गए हैं। होम आइसोलेशन में 1410 केस हैं। प्रदेश में आज तक 9,82,189 कोरोना केस पॉजिटिव आ चुके हैं, जबकि 9,70,066 मरीज ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट 98.77% तक पहुंच गया है। वहीं पॉजिटिविटी रेट 1.30% तक पहुंच गया है। प्रदेश में कुल मृतकों की संख्या 10,568 तक पहुंच गई है। पूरे हरियाणा में कुल 20,284 बेड हैं। इसमें से 145 ही इस्तेमाल हुए हैं। रीट लेवल 1 में चयन प्रक्रिया शुरू। कैंडिडेट को 5 से 10 मार्च तक करना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। रीट लेवल 1 में चयनित कैंडिडेट को नियुक्ति देने के लिए शिक्षा विभाग ने कट ऑफ के बाद प्रोसेस शुरू कर दिया है। जिन 31,000 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चुना गया है, उन्हें 5 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच विभाग की ऑफिशियल साइट पर खुद का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके साथ ही डॉक्यूमेंट भी देने होंगे। जो कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे वो नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे।
ऑपरेशन गंगा अपडेट। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए 130 रूसी बसें तैयार। अब तक 18,000 भारतीयों की सुरक्षित वापसी। यूक्रेन के पूर्वी भाग में फंसे भारतीय छात्रों को वहां से निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक कुल 18,000 भारतीय छात्रों को यूक्रेन से सुरक्षित बाहर लाया जा चुका है। बीते 24 घंटों में 15 फ्लाइटें भारत आई हैं। अगले 24 घंटों के लिए 18 फ्लाइटों को यूक्रेन भेजा जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इनमें 3 फ्लाइट भारतीय वायुसेना C-17 की हैं। अन्य कॉमर्शियल फ्लाइट हैं। इनमें एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर और गो फेस्ट की फ्लाइट है। इस बीच खार्किव और सुमी शहरों में फंसे भारतीयों और अन्य देशों के नागरिकों को निकालने के लिए रूस ने 130 बसें तैयार की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करके यूक्रेन के युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से भारतीयों की सुरक्षित निकालने की बात कही थी। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को रेस्क्यू करके 10 मार्च 2022 तक भारत सरकार घर वापस लाएगी। महंगे होंगे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। लागत बढ़ने से चौथी बार एसी, फ्रिज, कूलर के दाम बढ़ेंगे। कीमतों में 7 से 10% तक होगा इजाफा। अगर आप एसी, फ्रिज या कूलर फिर या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इस पर फौरन अमल कर डालें। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां बढ़ती लागत को देखते हुए दाम बढ़ाने की तैयारी में है। आने वाले महीनों में इलेक्ट्रॉनिक सामानों के दाम में 7 से लेकर 10% तक इजाफा हो सकता है। बढ़ती लागत के चलते कंपनियां 2 साल से पहले ही 3 बार दाम बढ़ा चुकी हैं। रूस यूक्रेन जंग के चलते ग्लोबल मार्केट में कॉपर और एल्यूमिनियम के दाम हाई लेवल पर चल रहे हैं। क्रूड के दाम बढ़ने से शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी। तीसरी लहर के डर से पर्याप्त प्रोडक्शन नहीं होने से सप्लाई की दिक्कत भी होगी। इसके चलते दाम में 10% तक इजाफा हो सकता है।